दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी मैं अपनी ही बेटी की आवाज सुन रही थी और उसके शब्द मेरे दिल पर चाकू की तरह चल रहे थे। मम्मी को अपने दम पर अब नहीं रहने देना चाहिए अमित। इतनी बड़ी कोठी में अकेली बूढ़ी औरत, क्या फायदा। उन्हें अच्छे से किसी बढ़िया से वृद्धाश्रम में रख देते हैं। घर बेच देंगे तो हमारा लोन भी उतर जाएगा और थोड़ा बच भी जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से ये कहानी सुन रहे हैं, दिल्ली से, मुंबई से या किसी छोटे कस्बे से। आपकी जगह जानकर मुझे सच में अच्छा लगता है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। मैं दिल्ली की पुरानी लेकिन पक्की 2 मंजिला कोठी की उसी चौखट पर पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी रह गई। वही कोठी जो मैंने 40 साल की नौकरी के बाद धीरे धीरे बनवाई थी। अंदर से दाल में तड़के की खुशबू आ रही थी, प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज। ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा था। सब कुछ सामान्य था। बस मेरी दुनिया सामान्य नहीं रही। दरवाजे के दूसरी तरफ मेरी बेटी रितिका की आवाज फिर आई, आज कुछ अलग, ठंडी और गिनती करने वाली। देखो अमित, मम्मी की पेंशन भी अच्छी खासी है। उन्हें किसी अच्छे से बोर्डिंग टाइप वृद्धाश्रम में रखेंगे। कहते रहेंगे कि ये उनकी सेहत के लिए है, कि डॉक्टर ने सलाह दी है। वो तो हमें भरोसा करती है ना, जो कहेंगे मान जाएंगी। अमित की धीमी मगर साफ आवाज आई। हाँ, और अगर पेपर ठीक से बन गए ना तो बाद में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पड़ोस वाले शर्मा जी तो वकील हैं ही, उनसे बात कर लेंगे। बस मम्मी को जल्दी से जल्दी मानना पड़ेगा कि वो अकेली नहीं रह सकती। मैं सांस भी रोककर खड़ी थी। अचानक मेरी उंगलियां कांपने लगीं। एक पल को मन किया दरवाजा धक्का मारकर अंदर चली जाऊं, चीखूं, बस करो, मैं सब सुन रही हूं। लेकिन आवाज मेरा साथ छोड़ चुकी थी। अंदर रितिका ने हंसते हुए कहा, और देखो अमित, घर बिकेगा तो अनाया के नाम से भी थोड़ा बहुत फिक्स्ड डिपॉजिट कर देंगे। सबको लगेगा हम कितने फर्ज निभाने वाले बच्चे हैं। मम्मी तो वैसे भी कहती रहती हैं कि सब तुम्हारा ही है, बस बात आधिकारिक करनी है। ये वही बेटी थी जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन खपा दिया था, जिसकी एक खांसी पर मैंने रात भर करवट नहीं बदली। जिस दिन उसके पापा ने घर छोड़ दिया था, उस दिन 7 साल की रितिका मेरे सीने से चिपक कर रो रही थी, मम्मी आप तो नहीं छोड़ोगी ना। और मैंने उस दिन उसके सिर पर हाथ रखकर वादा किया था, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। आज वही बेटी मुझे समस्या की तरह हल कर रही थी। मैं धीरे से पीछे हटी ताकि दरवाजे का साया भी हिले नहीं। चप्पल तक नहीं घसीटी, न ही खांसी दबाने के लिए मुंह पर हाथ रखा। बस पांवों की उंगलियों पर चलते हुए पीछे हटी और फ्लैट के बाहर वाली छोटी सीढ़ियां उतर आई। बाहर आकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों से कब से आंसू बह रहे थे। सरोजिनी नगर की वो संकरी मगर चहल पहल भरी गली, जहां ट्रैफिक की आवाज, सब्जी वालों की आवाज, हॉर्न, बच्चों की हंसी, सब मिला जुला शोर होता था, आज अजीब खामोश लग रही थी। मैं ऑटो से आई थी, सोचा था अचानक जाकर रितिका और अनाया को सरप्राइज दूंगी। मन में प्लान था कि पास की मार्केट से समोसे और जलेबी लेकर जाऊंगी, चारों मिलकर चाय के साथ खाएंगे, पुरानी बातें करेंगे। लेकिन ऊपर जो बात मैंने सुनी, उसके बाद समोसे जलेबी तो क्या, पानी तक गले से नीचे नहीं उतरता। मैं सड़क किनारे खड़ी रही। कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं आया कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर जैसे ऑटो वाले की आवाज ने मुझे वास्तविकता में वापस खींचा। माता जी, बैठोगी? कहाँ जाना है? मैं जैसे झटके से होश में आई। पटेल नगर, पुरानी कोठी वाले गली तक चलोगे? चलूंगा, बैठिए, उसने कहा। मैं ऑटो में बैठ गई, लेकिन दिमाग वहीं दरवाजे के पीछे अटका हुआ था। रसोई में खड़ी मेरी बेटी चाय की चुस्की लेते हुए मेरा भविष्य तय कर रही थी। रास्ते में दिल्ली की सड़कों पर रोज की तरह ट्रैफिक जाम, रेड लाइट, मेट्रो के पुल के नीचे भागती भीड़, सब कुछ वैसा ही था, पर आज हर चीज धुंधली लग रही थी। ऑटो में बैठी मैं खिड़की के बाहर नहीं, अपने भीतर झांक रही थी। क्या सच में मैं बोझ बन गई हूँ?
मैंने खुद से पूछा, या मैं ही इतने सालों से खुद को सिर्फ मां मानती रही कि अपने होने की कीमत भूल गई। घर पहुंची तो शाम के करीब 5 बज रहे थे। पटेल नगर की मेरी पुरानी कोठी को लोग शांति भवन कहते थे। 2 मंजिल, ऊपर किराएदार, नीचे मैं अकेली। मेरे पति के जाने के बाद कई कई कमरों में सिर्फ मेरी परछाई रहती थी। गेट खोलते समय हमेशा की तरह मैंने आदत से मजबूर होकर अंदर झांका, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा, जबकि पिछले 20 साल से कोई इंतजार नहीं करता था। मैं अंदर आई, गेट बंद किया और बरामदे की उस कुर्सी पर बैठ गई जहां रोज शाम को धूप सेकती थी। आज धूप तो वहीं थी, पर मुझे सर्दी और ज्यादा लग रही थी। मेरे मन के अंदर यादों की रील अपने आप चलने लगी। जब रितिका 5 साल की थी, उसके पापा ने एक दिन बस इतना कहा, मैं थक गया हूँ इस जिंदगी से, जिम्मेदारियों से, मैं जा रहा हूँ। ना कोई झगड़ा, ना कोई बहस, बस सूटकेस उठाया और निकल गया। उस रात मैंने रितिका को सीने से लगा कर रखा था। वो पूछती रही, पापा कब आएंगे? और मैं हर बार झूठ बोलकर कहती, कल, शायद परसों, बस जल्दी आएंगे। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। घर चलाने के लिए मैंने एक साथ 2-2 काम पकड़े। सुबह सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील की रसोई में मदद करती, दोपहर को पास की सिलाई सेंटर में औरतों के कपड़े सिलती और रात को एक ऑफिस में सफाई का पार्ट टाइम काम करती। कभी कभी इतनी थक जाती कि बस से लौटते हुए ही सीट पर सिर टिकाकर सो जाती। पर जैसे ही घर के बाहर हमारी गली दिखती, मैं खुद को जगा देती। रितिका जाग रही होगी, उसे मेरी मुस्कान चाहिए। मैं जानती थी, अगर मैं टूट गई तो ये बच्ची भी टूट जाएगी। धीरे धीरे बरसों की मेहनत से मैंने स्कूल में स्थायी नौकरी ले ली। फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बचत शुरू की। वही बचत थी जिसने आगे चलकर मेरे सिर पर ये छत खड़ी करवाई। पटेल नगर की ये कोठी किसी लॉटरी में नहीं मिली। मैंने इसके एक एक ईंट के लिए अपनी कमर तोड़ी थी। रितिका की पढ़ाई, उसकी स्कूल फी, कोचिंग, कॉलेज, सब कुछ मैंने संभाला। वह पढ़ने में तेज थी और मैं बार बार खुद से कहती, मैं नहीं पढ़ पाई, कोई बात नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी, ऑफिस में बैठकर काम करेगी। कॉलेज की फीस भरने के लिए मैंने अपनी एकमात्र सोने की मोटी चूड़ी बेच दी जो मेरी मायके से आई थी। बहुत सालों तक उसे संभाल कर रखा था कि बुढ़ापे में काम आएगी, पर जब फीस के लिए पैसे कम पड़े तो बिना सोचे ज्वेलर के पास चली गई। मुझे लगा सोना फिर आ जाएगा, पर बेटी की पढ़ाई का वक्त वापस नहीं आएगा। रितिका ने बीकॉम किया, फिर MBA तक पहुंच गई। जब वो पहली बार अपने नए ऑफिस की ID कार्ड लेकर आई और गर्व से बोली, मम्मी मैं अब असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो मैंने महसूस किया कि मेरी सारी नींद रहित रातों का मेहनताना मिल गया। उसके ऑफिस में ही अमित मिला था। साफ सुथरे कपड़े, अच्छे घर का, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बात करने वाला लड़का। जब पहली बार वो हमारे घर आया तो मैंने उसके पैरों की ओर देखा। साफ मोजे, पॉलिश किए हुए जूते और रितिका के लिए आंखों में नरमी। मुझे लगा, चलो मेरी बेटी को अच्छा लड़का मिल गया। शादी की बात चली तो अचानक समाज भी बीच में आ गया। लड़का तो बहुत अच्छे खानदान से है, शादी भी वैसी ही होनी चाहिए, हॉल बड़ा होना चाहिए, खाना बढ़िया, फोटोग्राफर अच्छा। मुझे समझ में आता था कि दिखावा जरूरत से ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब रितिका ने कहा, मम्मी अमित के घर वालों के सामने हमारी इज्जत का सवाल है, मैं नहीं चाहती कोई कहे कि लड़की वालों ने कंजूसी की, तो मैंने चुपचाप अपने सारे फिक्स डिपॉजिट तोड़ दिए। रिश्तेदारों ने तारीफ भी की, वाह शांति क्या शादी करवाई है, जैसे फिल्मों में होती है। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि उसके बाद मेरी जेब में क्या बचा। शादी के बाद भी मेरा माँ होना खत्म नहीं हुआ। कभी रितिका के फ्लैट का किराया, कभी फर्नीचर, कभी मम्मी इस महीने थोड़ा टाइट है, प्लीज 15-20 हजार भिजवा दो, अगले महीने लौटा देंगे।
उस अगले महीने ने भी रितिका के पापा की तरह कभी घर लौटने का रास्ता नहीं खोजा। फिर अनाया आई, मेरी पोती, मेरी आंखों का तारा। उसकी पहली किलकारी ने जैसे मेरे दिल के सारे पुराने जख्मों पर मरहम रख दिया। रितिका और अमित दोनों जॉब में बिजी रहते, इसलिए स्वाभाविक ही था कि मम्मी बस कुछ महीनों तक आप ही संभाल लो ना से शुरू हुआ सफर सालों तक चलता चला गया। ऑफिस की मीटिंग हो, वीकेंड पार्टी हो या आउट स्टेशन कॉन्फ्रेंस, मम्मी आप है ना अनाया के लिए, ये लाइन किसी पासवर्ड की तरह मेरे सामने रख दी जाती और मैं बिना सवाल किए बस मुस्कुराकर हाँ कह देती। कभी कभी मन करता कि मैं भी किसी सखी के साथ माता वैष्णो देवी चली जाऊं, तीर्थ कराऊं या बस पुरानी सहेलियों से मिलूं, पर हर बार सोचती बाद में देखेंगे, अभी बच्चों को मेरी जरूरत ज्यादा है। मैं बरामदे की कुर्सी पर बैठकर ये सब सोच ही रही थी कि अचानक आज की आवाजें फिर कानों में गूंजने लगीं। मम्मी अकेले नहीं रह सकती, वृद्धाश्रम, घर बेच देंगे, पैसा, लोन। मेरी मुट्ठियां कस गईं। तो इतने सालों से जो मैं कर रही थी वो किसी किताब में दर्ज नहीं हुआ। बस अब मैं समस्या हूँ? मैंने धीमे से खुद से पूछा। कमरे के अंदर गई तो दीवारों पर लगी फोटो एक एक करके आंखों के सामने से गुजरी। एक फोटो में छोटी रितिका स्कूल ड्रेस में, टिफिन बॉक्स हाथ में लिए। दूसरी में वही रितिका कॉलेज के कॉन्वोकेशन में, कॉन्वोकेशन गाउन पहने, गर्दन पर मेडल टंगा हुआ। फिर शादी का बड़ा फोटो जिसमें मैंने उसके घूंघट को ठीक करते हुए हंसते रोते उसे विदा किया था। बाजू की दीवार पर अनाया की फोटो स्कूल फैंसी ड्रेस में राधा बनी हुई। ये सारी तस्वीरें मुझे याद दिला रही थीं कि मैंने अपनी जिंदगी में खुद के लिए क्या किया। जवाब के नाम पर बस खामोशी थी। क्या मैं ही गलत थी, रितिका नहीं? ये सवाल अचानक मेरे भीतर उठा। क्या मैंने उसे इतना दिया कि उसने लेना ही सीख लिया, देना नहीं? क्या मैंने कभी उसे ना कहना सिखाया या खुद ना कहना सीख ही नहीं पाई? मेरे गले से सिसकी निकली, पर आंसू के साथ आज कोई और चीज भी थी। गुस्सा, बहुत सालों से दबा हुआ गुस्सा, अपने आप पर, अपने फैसलों पर जो बिना सोचे बस माँ वाले दिल से किए थे। मैं धीरे धीरे अपने कमरे में गई। अलमारी के ऊपर वाले खाने में एक पुराना लोहे का ब्रीफ केस रखा था जिसमें मैं अपनी जिंदगी के जरूरी कागज संभाल कर रखती थी। घर का रजिस्ट्रेशन पेपर, बैंक पासबुक, पेंशन के डॉक्यूमेंट, कुछ पुराने एफडी की रसीदें। ब्रीफ केस नीचे उतराते समय हाथ कांपे, पर मन में एक अजीब सी सख्ती आ गई थी। अगर रितिका और अमित मेरे भविष्य की प्लानिंग मेरे बिना कर सकते हैं तो अब मुझे भी अपने भविष्य की प्लानिंग खुद करनी होगी, उनके बिना। मैंने मन ही मन कहा। ब्रीफकेस खोला तो पासबुक की मोटी किताब सामने आई। मैंने पन्ने पलटने शुरू किए। हर महीने रितिका के खाते में ट्रांसफर हुई रकम की एंट्री जैसी चुभती हुई सुई बनकर मेरी आंखों के सामने आ रही थी। 5,000, 10,000, कभी 20,000, ये सब मैंने अपनी जरूरतों में कटौती करके कम दवा लेकर, कम कपड़े खरीदकर भेजा था। मुझे अचानक याद आया, पिछले साल सर्दियों में मैंने नई शॉल लेने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था कि इस बार रितिका के यहाँ फर्नीचर बदल रहा है, उन्हें पैसे चाहिए। मैं पासबुक बंद करके कुर्सी पर बैठ गई। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, पर इस बार किसी डर से नहीं, एक नए फैसले की आहट से। बस अब बहुत हुआ, मैं बुदबुदाई। अब मैं खुद को भी थोड़ी इज्जत दूंगी। रात को खाना बनाते समय कई बार हाथ रुक गया। कभी दाल में नमक डालना भूलती, कभी रोटी तवे पर ज्यादा देर रह जाती। दिमाग उसी एक वाक्य पर अटक जाता, उन्हें अच्छे से किसी वृद्धाश्रम में रख देंगे। मेरे पास हाथ पैर हैं, दिमाग है, मैं खुद अपना काम करती हूँ, अकेले मार्केट जाती हूँ, बिजली पानी के बिल खुद भरती हूँ, और वो लोग मुझे असमर्थ साबित करके मुझे घर से निकालने की सोच रहे हैं। मैं स्टोव बंद करके वहीं चूल्हे के पास बैठ गई। फर्श पर लटकती टाइलों को देखते देखते अचानक एक विचार आया। जो कागजात अभी उनके पक्ष में हैं, उन्हें मैं अपने पक्ष में क्यों न कर लूं। अगले दिन सुबह मैं रोज की तरह जल्दी उठी। पटेल नगर का इलाका उस समय हल्की ठंड और चाय की भाप से भरा होता है।
दूर से सब्जी मंडी की गुनगुनाहट, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले कुछ बुजुर्ग और गलियों में उड़ती गिरती चिड़ियों की आवाज, सब कुछ सामान्य था। पर आज मेरे अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। मैंने नहा धोकर हल्की सी सूती साड़ी पहनी, बालों में साफ जूड़ा बनाया और अलमारी से वही ब्रीफकेस उठाया। फिर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को ध्यान से देखा। शांति देवी, तुम बूढ़ी हो गई हो पर बेवकूफ नहीं हो, मैंने खुद से कहा। अब तुम्हें माँ कम, अपने लिए इंसान ज्यादा बनना होगा। नाश्ते में सिर्फ चाय और 2 बिस्कुट लिए और फिर सीधे पास की स्टेट बैंक शाखा की तरफ निकल पड़ी। बैंक के बाहर हमेशा की तरह लंबी लाइन, सिक्योरिटी गार्ड का अंदर मास्क लगाइए वाला ठंडा सा स्वर और टोकन मशीन के पास भीड़। मैंने टोकन निकाला और कुर्सी पर बैठ गई। दिल धक धक कर रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा पाप करने जा रही हूँ, जबकि सच में मैं सिर्फ अपना हक लेने आई थी। मेरा नंबर आया तो काउंटर वाली लड़की ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, जी माता जी, क्या काम है? मैंने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, बेटा कुछ काम है। सबसे पहले तो ये जो हर महीने मेरे खाते से ऑटोमेटिक पैसे जाते हैं ना, हाँ, किसी और के खाते में उन्हें बंद करना है। लड़की ने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया। किसके खाते में जाता है, नाम बताएंगी? रितिका गुप्ता, कहते हुए मैंने बेटी का नाम पहली बार जोर से बोला तो गले में कुछ अटक सा गया, पर मैं रुकी नहीं। लड़की ने स्क्रीन देखी। जी, यहाँ दिख रहा है पिछले कई साल से ट्रांसफर हो रहा है। आप चाहें तो अभी बंद कर सकते हैं, बस अभी के अभी बंद कर दो, मैंने बिना 1 सेकंड सोचे कहा। जैसे ही उसके उंगलियों ने कीबोर्ड पर कैंसल दबाया, मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर भी किसी ने एक बड़ा ताला खोल दिया हो। हो गया माताजी, उसने मुस्कुराकर कहा। और कोई काम? हाँ, मैंने ब्रीफकेस से पासबुक और नॉमिनेशन फॉर्म निकाले। ये जो मेरे खाते में पहले मेरी बेटी का नाम नॉमिनी में लिखा था, उसे बदलना है। अभी के लिए खाली छोड़ दो, बाद में सोचूंगी किसे रखना है। लड़की ने थोड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा। शायद उसने सोचा होगा कि कौन माँ अपनी बेटी का नाम हटाती है। उसने नरमी से पूछा, सब ठीक है ना माताजी? मैं पल भर को उसकी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से बोली, बस अब थोड़ी देर के लिए अपने साथ भी ठीक रहना है बेटा। वह कुछ बोले बिना फॉर्म भरने लगी। बैंक से निकलते समय धूप थोड़ी तेज हो चुकी थी, पर मेरे अंदर एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे इतने सालों बाद मैंने पहली बार स्वयं अपने पक्ष में कोई निर्णय लिया हो। गली में लौटकर मैंने दरवाजा खोला और अंदर आते ही चैन की सांस ली। मेरी कोठी अचानक मुझे पहले से ज्यादा अपनी लगी, जैसे आज पहली बार समझ में आया कि यह घर सिर्फ एक इमारत नहीं, मेरी जिंदगी की मेहनत का प्रमाण है और किसी को भी इसे ऐसे ही योजना में शामिल करने का हक नहीं। शाम तक फोन कई बार बजा। स्क्रीन पर रितिका का नाम चमकता रहा। मम्मी कॉलिंग की जगह अब रितिका कॉलिंग लिखा देखकर ही मैं समझ गई थी कि आज का कॉल पहले जैसे प्यारे नहीं होंगे। मैंने बार बार फोन को रिंग होने दिया, लेकिन उठाया नहीं। अभी मैं उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं चाहती थी कि पहले भीतर की शांति को संभाल लूं, वरना कोई भी चीख या रोना मेरे नए नवेले हौसले को तोड़ सकता था। रात को जब सब सो गया, मोहल्ले में भी सन्नाटा फैल गया, तो मैं बरामदे की कुर्सी पर बैठ गई। आसमान में कुछ तारे दिख रहे थे, दिल्ली की रोशनी और धुएं के बीच जितने दिख सकते थे। मैंने खुद से धीरे धीरे कहा, आज तो बस पहला कदम उठाया है शांति, अभी तो बहुत कुछ बदलना बाकी है। वसीयत, घर के कागज, खुद की जिंदगी की दिशा और सबसे मुश्किल, अपने दिल के अंदर बैठी उस माँ की आवाज जो हमेशा कहती रही, सब सह लो, बस बच्चों का भला हो जाए। मैंने आंखें बंद की और कल्पना की कि अगर आज मैं सब कुछ यूं ही छोड़ दूं, तो कुछ महीनों बाद शायद सच में किसी वृद्धाश्रम के कमरे में बैठी होती, किसी अनजान बिस्तर पर 4 दीवारों के बीच, और रितिका अमित उसी पटेल नगर की कोठी में अपना नया इंटीरियर प्लान कर रहे होते। उस ख्याल ने ही मेरी रीढ़ में सिहरन भर दी। नहीं, मैंने खुद से बहुत साफ कहा, मेरी कहानी इस तरह खत्म नहीं होगी। मैं अपने लिए नया अध्याय लिखूंगी, चाहे देर से सही। तभी मोबाइल फिर से बज उठा। इस बार स्क्रीन पर रितिका नहीं,
अमित का नाम था। मैंने फोन की स्क्रीन को कुछ सेकंड तक घूरा, फिर हल्की मुस्कान के साथ फोन को उल्टा रख दिया। अब खेल तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा बेटा, मैंने हवा में बुदबुदाया। इस बार चाल मेरी होगी और उसकी पहली गूंज तुम बहुत जल्दी सुनोगे। और वहीं पटेल नगर की पुरानी कोठी के बरामदे में बैठी रात के सन्नाटे के बीच मैंने मन ही मन अपनी अगली चाल तय करनी शुरू की। एक ऐसी चाल जो सिर्फ मेरे पैसे नहीं, मेरी इज्जत, मेरी आज़ादी और मेरे आने वाले सालों की रक्षा करेगी। मुझे नहीं पता था कि ये रास्ता कितना कठिन होगा, कौन कौन मेरे खिलाफ खड़ा होगा, पर इतना तय था, अब शांति देवी सिर्फ माँ नहीं, खुद की जिंदगी की लेखिका बनेगी। और सुबह होते ही पहला कदम मैं वकील के दफ्तर की तरफ उठा चुकी होंगी। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह जल्दी उठी, लेकिन आज चूल्हा जलाने से पहले ही मुझ में एक अलग सी ऊर्जा थी, जैसे इतने सालों बाद मेरे भीतर का कोई पुराना सोया हिस्सा अचानक जाग गया हो। आंखों के नीचे नींद भले पूरी न हुई थी, पर चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता थी। घड़ी देखी, 6:30 बजे। बाहर गली में दूध वाला हौस की छोटी सी सीटी बजाता हुआ आगे जा रहा था और 2-3 सफाई कर्मचारी कूड़ा गाड़ी लेकर आते दिख रहे थे। पटेल नगर की सुबह हमेशा जल्दी जागती है। मैंने चाय चढ़ाई और खुद से कहा, आज का दिन मेरे लिए। चाय की गर्म भाप चेहरे पर आई तो एक पल को आंखें बंद हुईं। कल रात जो फैसला लेकर सोई थी वह आज भी वैसा ही मजबूत महसूस हो रहा था। मैंने कप उठाया और बरामदे की वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गई, जिस पर बैठकर कई शामें बीते सालों को याद करते करते कट जाती थीं। आज दिल में भारीपन कम था, शायद इसलिए कि मैं अब अपने लिए कदम उठा रही थी। लेकिन तभी मोबाइल की घंटी बजी। रितिका का मैसेज आया, मम्मी आप नाराज हो, बात करेंगे प्लीज। मैंने स्क्रीन को कुछ सेकंड देखा, फिर मोबाइल को उल्टा रखकर मेज पर रख दिया। अभी मैं वह बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं जानती थी कि उनकी आवाज सुनते ही मेरा दिल फिर पिघल जाएगा और बरसों की आदतें फिर पुराने रास्ते पकड़ लेंगी। इसलिए खुद को संभालने के लिए दूरी जरूरी थी। मैंने 9 बजे तैयार होकर हल्की सी क्रीम साड़ी पहनी, चश्मा लगाया और ब्रीफकेस उठाकर बाहर निकली। आज का पहला काम वकील से मिलना। पटेल नगर से करोल बाग तक ई रिक्शा लिया। हवा हल्की सी ठंडी थी, पर दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह तेज, व्यस्त और लोगों से भरी हुई। रास्ते में चाट की दुकानों से उठती हल्की खुशबू, कबाड़ वालों की आवाजें और छोटे छोटे स्कूली बच्चों का शोर सब हवा में गूंज रहा था। साधारण सा शहर, पर मेरी जिंदगी की कहानी के अध्याय इसी शहर की सड़कों पर लिखे गए थे। वकील का ऑफिस पहली मंजिल पर था, अग्रवाल एंड एसोसिएट्स। बोर्ड पर यही लिखा था। मैं सीढ़ियां चढ़कर अंदर पहुंची तो कांच के दरवाजे के पीछे एक साफ सुथरा कमरा था। हल्की सी नीले रंग की दीवारें, एक कोने में फाइलों की अलमारी और सामने रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, जी मैडम, किससे मिलना है? वकील साहब से, अमित अग्रवाल। समय लेकर ही आई हूँ, शांति देवी नाम से। जरा बैठिए, मैं बताती हूँ। कुछ मिनट बाद उन्हीं वकील साहब ने मुझे अंदर बुलाया। लगभग 55-60 की उम्र, साफ सुथरी सफेद कमीज, विनम्र हाव भाव और चेहरे पर गंभीरता। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते शांति जी, बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ। मैंने ब्रीफकेस खोला और सारे कागज सामने रख दिए। वकील साहब, मुझे अपने घर के कागजात, पेंशन, बैंक, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना है और साथ ही अपने ऊपर किसी तरह का झूठा दबाव नहीं आने देना है कि मैं अकेले नहीं रह सकती। उन्होंने सिर हिलाया। अक्सर बच्चों के साथ संपत्ति को लेकर तनाव होता है, लेकिन पहले आप बताइए कि मामला क्या है। मैंने बहुत बारीकियां नहीं बताईं, बस इतना कहा, मेरी बेटी और दामाद सोच रहे हैं कि मुझे किसी वृद्धाश्रम में भेजकर मेरा घर बेच दें। मैंने खुद सुना है, इसलिए मैं अपने को सुरक्षित करना चाहती हूँ। वकील साहब ने चश्मा सीधा किया, कुछ देर तक मुझे ध्यान से देखा, फिर बोले, शांति जी, सबसे पहले तो आप घबराइए मत।
जब तक आप मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हैं, कोई भी आपको आपकी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं भेज सकता, न ही आपका घर छीन सकता है। मेरी आंखों में थोड़ा सुकून उतर आया। उन्होंने आगे कहा, आप चाहें तो घर के पेपर्स में नो ऑब्जेक्शन लाइन जोड़ सकते हैं कि कोई भी फैसला आपकी उपस्थिति और अनुमति के बिना नहीं हो सकता। दूसरा, आप अपनी वसीयत को तुरंत अपडेट कर सकती हैं, जिसमें साफ लिखा होगा कि किसे कितना मिलना है और किसे नहीं। तीसरा, मेडिकल फिटनेस और मानसिक क्षमता का प्रमाण पत्र बनवा लीजिए किसी अच्छे सरकारी डॉक्टर से, ताकि भविष्य में कोई उठापटक न कर सके। और चौथा, अगर कभी जरूरत पड़े तो आप सुरक्षित लीगल गार्जियन भी चुन सकती हैं। कोई सामाजिक संस्था भी हो सकती है जिसे आप भरोसेमंद माने। मैंने धीरे से कहा, वकील साहब, मेरी बेटी से दूर होना मेरे लिए दर्दनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक ये है कि वो मुझे किसी खर्चीली चीज की तरह देख रही है। उन्होंने मेरी बात समझते हुए कहा, शांति जी, कभी कभी हम रिश्तों की आड़ में अपने हक की रक्षा करना भूल जाते हैं, लेकिन हक की रक्षा स्वार्थ नहीं, समझदारी है। मैंने कागजों पर हस्ताक्षर किए। वकील ने हर दस्तावेज को बारीकी से समझाया। करीब 1 घंटा लगा, लेकिन जब मैं वहां से निकली तो लग रहा था जैसे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। कारोलबाग की सड़कें आज मुझे थोड़ी बड़ी लग रही थीं, जैसे दुनिया अचानक मेरे लिए खुली हो। इतने सालों बाद मैंने खुद की सुरक्षा का पहला कदम उठाया था। घर लौटकर मैंने खाना बनाया, कपड़े तह किए, लेकिन दिल में पूरी तरह शांति नहीं थी। शायद इसलिए कि मेरा अगला कदम सबसे कठिन था, रितिका से बात करना या शायद उससे दूरी बनाए रखना। दोपहर के करीब 3 बजे दरवाजे पर तेज घंटी बजी। मैंने सोचा कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जैसे ही झरोखे से देखा, रितिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों मिले जुले थे। उसके हाथ में फोन और कार की चाबी थी। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला, पर इस बार मुस्कुराहट नहीं आई। मम्मी, उसने भीतर कदम रखते हुए कहा, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या हो गया है? और बैंक में मेरा नाम क्यों हटाया? पैसे का ट्रांसफर क्यों बंद किया? मैं सुबह से पागल हो रही हूँ। मैं चुप रही। वह बैठने को बोली, मम्मी बात तो कीजिए। मैं कुर्सी पर बैठ गई, पर उसकी आंखों में देखने का मन नहीं हुआ। मम्मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आवाज ऊंची थी, पर उसमें डर भी था। शायद उसे लग रहा था कि उसकी पकड़ मेरे ऊपर से ढीली हो रही है। मैंने आखिरकार धीमे से कहा, तूने कल अमित के साथ क्या बात की थी, याद है? उसकी आंखें फैल गईं। वह अटकते हुए बोली, कौन सी बात? मैंने नजरें उसके चेहरे पर टिकाईं। वही बात जिसमें तूने कहा था कि मम्मी अकेली नहीं रह सकती, उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं, घर बेच देंगे, पैसा काम आएगा। रितिका का चेहरा एकदम सफेद हो गया, जैसे किसी ने खून खींच लिया हो। मम्मी, वो बस गुस्से में, मजाक में। मैंने उसे रोक दिया। बेटी, माँ के घर को बेचने का मजाक, माँ को आश्रम भेजने का मजाक। मैं 30 साल अकेले जी रही हूँ, मेरी हड्डियाँ अभी भी काम करती हैं, दिमाग भी चल रहा है, और तुम दोनों मेरे लिए बिस्तर ढूंढ रहे थे किसी वृद्धाश्रम का। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मम्मी, माफ कर दो, पैसे की बहुत दिक्कत थी, हम बहक गए थे, पर हम आपको कभी कभी भी वहां नहीं भेजते। आपको गलतफहमी हो गई। मैंने हाथ खींच लिया। गलतफहमी नहीं थी, मैंने साफ सुना है, शब्द शब्द। तुम्हारी आवाज भी, अमित की भी। रितिका रोने लगी। मैं अंदर से पत्थर बनकर बैठी रही। मन कर रहा था उसे गले लगा लूं, उसके आंसू पोंछ दूं, पर मैं जानती थी ये आंसू मेरे लिए नहीं, उसके फायदे के लिए थे। वह रोते हुए बोली, अगर आप पैसा नहीं भेजेंगी तो हमारा कैसे चलेगा? और लोन, स्कूल की फीस, ईएमआई, सब बहुत मुश्किल है। मैंने शांत आवाज में कहा, मैंने आज वकील से बात की है, मेरे फैसले अब मैं खुद लूंगी, किसी के कहने पर नहीं। और पैसे अब मैं अपने ऊपर खर्च करूंगी, बुढ़ापे में दवाई पर, अपने शौकत पर, अपनी खुशियों पर। तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं, मेरी नहीं। रितिका ने हाथ जोड़ लिए।
मम्मी, प्लीज हमारे ऊपर रहम कर दीजिए। अनाया की कसम, मैं अचानक सख्त हो गई। अनाया की चिंता मत कर, वो जब चाहे मेरे पास आ सकती है, पर मैं अब तुम्हारी कस्मों से नहीं चलूंगी। रितिका का रोना अब और तेज हो गया। वह बार बार बोली, मम्मी प्लीज माफ कर दो, हम बदल जाएंगे, सच में बदल जाएंगे। मैंने बहुत धीरे से कहा, बदलना हो तो बदल जाओ, पर मैं अब पहले वाली शांति नहीं बनूंगी। अभी तुम्हें ये बात समझनी होगी कि माँ होना एक रिश्ता है, बैंक खाता नहीं। धीरे धीरे वह उठी, पर्स संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते उसने आखिरी बार पलटकर पूछा, मम्मी क्या मैं कल दोबारा आ सकती हूँ? मैंने थोड़ी देर उसे देखा। उसकी आंखों में डर था और कहीं अंदर पछतावा भी। मैंने कहा, आ सकती है, पर बिना आशा और बिना मांग के, सिर्फ बेटी बनकर। वह सिर हिलाकर चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो मैंने गहरी सांस ली। लगा जैसे वर्षों बाद मेरे सीने से कोई भारी पत्थर हट गया, लेकिन उसके साथ ही एक डर भी भीतर कहीं था। आगे क्या होगा? क्या रितिका सच में बदलेगी या अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ कुछ और सोच रही होगी? रात को भोजन करके जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर अनाया का मैसेज था, दादी क्या मम्मी ने आपको कुछ कहा? वो रो रही है, मैं कल आऊं? मेरे होंठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। इस घर में अगर किसी को मेरा दर्द सच में समझना था तो वो अनाया ही थी। मैंने मैसेज किया, हाँ बेटा आ जाना, दादी का मन तुमसे ही शांत होता है। लेकिन उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गई। रात के 9 बजे कौन? धीरे धीरे जाकर दरवाजा खोला और जैसे ही देखा, मेरी रगों में खून ठंडा पड़ गया। दरवाजे पर अमित खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा तना हुआ। आवाज में न हिचकिचाहट थी न अपराध, सिर्फ ठंडी तेज कठोर अकड़। हमें बात करनी है अभी, और इस बार आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मैं दरवाजे के फ्रेम में खड़ी रह गई, दिल धक धक, पैर कांपते हुए, और हवा में अचानक एक ऐसा तनाव भर गया जैसे कोई तूफान अभी फटने वाला हो। अमित दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखें लाल, सांसें तेज और चेहरे पर वह ठंडापन जो मुझे हमेशा बेचैन करता था। मैं दरवाजे के बीचों बीच खड़ी रही। उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अंदर आने को नहीं कहेंगी शांति जी? मैंने धीमे से कहा, अगर बात शांति से होगी तो आ सकते हो, अगर जोर जबरदस्ती करने आए हो तो यहीं से लौट जाना। उसने एक हल्की सी नकली हंसी हंसी, जबरदस्ती? आप मुझे ऐसा समझती हैं? मैं बस बात करने आया हूँ, अंदर तो आने दें। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और वह अंदर आ गया, लेकिन मैं उसके बहुत पास नहीं गई। बरामदे की कुर्सी पर बैठकर मैंने उससे पूछा, कहो क्या बात है? अमित ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, आपने बैंक में जो किया वो ठीक नहीं किया। घर और पैसे सिर्फ आपके नहीं हैं, रितिका आपकी बेटी है, उसका भी हक है। मैंने मजबूत आवाज में जवाब दिया, हक? हक कमाया जाता है माँ बाप के गले पर छुरी रखकर नहीं। जो मैंने किया वो अपनी सुरक्षा के लिए किया, क्योंकि तुम दोनों मेरी सुरक्षा नहीं चाहते, सिर्फ मेरा घर चाहते हो। अमित ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, आप हम पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकती, हम आपके लिए ही सोच रहे थे। वृद्धाश्रम कोई जेल नहीं होता। मैंने सख्ती से उसकी आंखों में देखा, तो फिर अपने माँ बाप को भेज कर देखो वृद्धाश्रम। भेजो? भेजोगे? नहीं ना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बोझ नहीं है, पर मैं हूँ। वह कुछ पल चुप रहा, जैसे उसके पास शब्द खत्म हो गए हों। फिर अचानक उसकी आवाज धीमी और सख्त हो गई, देखिए शांति जी, बात साफ है, अगर आप ऐसे ही करती रहीं तो रिश्ता टूट जाएगा। रितिका बहुत टूटी हुई है, आप उसकी माँ हैं, आपको उसके लिए भी सोचना चाहिए। मैंने भीतर से उठती ठंडक को महसूस किया। मैंने हमेशा उसके लिए ही सोचा है। थक गई हूँ, अब थोड़ा अपने लिए सोच रही हूँ, तो क्या मैं गलत हो गई? अमित ने मेरी तरफ तीखी नजरों से देखा। आप ये सब करके सोच रही हैं कि हम चुप रहेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराई। पहली बार डर की जगह आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं, जाओ कोर्ट, वो सब दस्तावेज मेरे पास हैं,
मेरी मेडिकल फिटनेस, मानसिक क्षमता, वकील द्वारा अपडेट की गई वसीयत और सबसे बड़ी बात, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। तुम लोगों की चाल कोर्ट में नहीं चलेगी। अमित का चेहरा बिगड़ गया। उसकी आवाज अब गुस्से से भर चुकी थी। आप हमें दुश्मन समझ रही हैं और अगर आप ऐसे ही जिद में रहीं तो रितिका को खो दोगी। मैंने बहुत धीरे कहा, बेटा, रितिका मुझसे दूर नहीं हुई क्योंकि मैं जिद्दी हूँ। वह दूर हुई क्योंकि उसे मेरे प्यार की आदत हो गई थी, मेरे त्याग की, मेरी चुप्पी की। अब जब मैंने चुप्पी तोड़ी तो उसे तकलीफ हो रही है, लेकिन सच यही है, चुप्पी गलत को ताकत देती है। अमित कुछ और बोलने ही वाला था, तभी दरवाजे पर अचानक आवाज आई, दादी। मेरी आंखों ने राहत का एक गहरा सांस लिया। दरवाजे पर अनाया खड़ी थी, स्कूल बैग कंधे पर, चेहरे पर चिंता और आंखों में सच्चा प्यार। वह अंदर आते ही मेरी तरफ दौड़ी और मुझे गले लगा लिया। दादी, आप ठीक हैं? मैंने मम्मी को रोते देखा। मैंने सोचा कहीं कुछ हो न गया हो। अमित ने झुंझलाकर कहा, अनाया, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें घर पर होना चाहिए था। अनाया ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अपनी दादी से मिलने आई हूँ। इसमें आपको दिक्कत क्यों है? दादी मेरी भी ही हैं। मैं हैरान थी। यह वही अनाया थी जिसे हमेशा चुप रहने और बड़ों की बातों में मत बोलो की शिक्षा दी गई थी। आज वह अपने पिता के सामने खड़ी थी, जैसे उसके भीतर से भी कोई नई ताकत निकल आई हो। अमित ने मुझे देखा, फिर अनाया को। देखो बेटा, ये बातें बच्चों में नहीं होती। चलो घर चलते हैं। अनाया ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। नहीं, दादी अकेली हैं। मैं दादी के पास बैठना चाहती हूँ। आप जाए। अमित अब तक गुस्से से भरा था, लेकिन शायद उसे एहसास था कि दरवाजे पर पड़ोस की दो औरतें खड़ी होकर सब सुन रही हैं। वह अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। उसने दांत भींचे और धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। मैं शांत खड़ी रही। उसने पलटकर मुझे अंतिम नजर से देखा और शब्द टपकाए, आपसे फिर मिलूंगा, बहुत जल्द। वह चला गया। दरवाजा बंद होते ही अनाया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दादी, मुझे लगा कहीं आप टूट न गई हो, लेकिन आप तो बहुत मजबूत लग रही हैं। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मजबूत तो तुम हो बेटा, मुझे तो तुमसे सीखना है। हम दोनों बरामदे की कुर्सियों पर बैठ गए। हवा में हल्की ठंड थी, पर दिल में गर्माहट थी। अनाया धीरे से बोली, दादी, मम्मी और पापा हमेशा पैसों को लेकर लड़ते रहते हैं और पापा कहते रहते हैं, दादी का घर मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती हूँ घर आपका है, वो आपको कहीं नहीं भेज सकते। मैंने गहरा सांस लिया। बेटा, मेरी कहानी सिर्फ घर की नहीं है। मेरी कहानी इस बारे में है कि एक इंसान अपनी जिंदगी खुद कैसे संभालता है और कभी-कभी अपने ही बच्चों से खुद की रक्षा भी करनी पड़ती है। अनाया की आंखें नम हो गईं। दादी, मैं वादा करती हूँ, मैं बड़ी होकर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैंने उसे गले लगा लिया। मेरा दिल भर आया। बेटा, मैं तो अभी अकेली भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम साथ हो और क्योंकि आज मैंने खुद को भी साथ देना सीख लिया है। शाम तक मैं और अनाया साथ बैठे बातें करते रहे। उसने अपना होमवर्क किया, मैंने उसकी मदद की। फिर वह चली गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, दादी, अब डरना मत। अगर मम्मी पापा कुछ भी करें, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। उसकी बात ने मेरे भीतर एक नई रोशनी जगा दी। अगले कुछ दिनों तक अमित ने कॉल किया, मैसेज किया, यहाँ तक कि 2 बार घर पर भी आया, लेकिन मैंने हर बार वही कहा, कानूनी बात वकील के माध्यम से ही होगी। धीरे धीरे उनकी आवाज़ों की चिंता भी खत्म होने लगी। शायद उन्हें समझ आया कि इस बार शांति देवी पहले वाली नहीं है। पर असली मोड़ तो तब आया जब एक दिन शाम को रितिका खुद आई, अकेली, थकी हुई, आंखों में पछतावा लेकर। उसने धीरे से कहा, मम्मी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने सिर हिलाकर उसे जगह दी। वह धीरे धीरे मेरे सामने बैठी, बिल्कुल वैसे जैसे कभी स्कूल से आकर अपनी बातें बताती थी। मम्मी, उसकी आवाज़ भर्रा रही थी, मैंने आपकी बातें सोची, बहुत सोची। जो हमने कहा वो गलत था, बहुत गलत। मैं शर्मिंदा हूँ,
मैंने शांत स्वर में कहा। गलती समझना अच्छी बात है रितिका, लेकिन बदलना उससे भी अच्छी बात है। वह रो पड़ी। मम्मी, मैं बदलना चाहती हूँ। सच में मैं अपनी बेटी को क्या सीख दे रही थी कि माँ बाप बोझ होते हैं, कि प्यार सिर्फ मतलब से किया जाता है। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैंने उसके आंसू पोंछे, लेकिन इस बार बिना टूटे। मैंने तुझे माफ कर दिया है, पर एक चीज याद रख, मैं अब अपने लिए भी जीऊंगी। तू मेरी बेटी है, पर मैं तेरी दास नहीं। रितिका ने सिर झुका लिया। मम्मी, क्या मैं कभी कभी आपके पास आ सकती हूँ? बस बेटी बनकर, बिना किसी पैसे, बिना किसी मांग के। मैंने उसका हाथ थामा। हाँ, आ सकती है। मेरा दरवाजा रिश्तों के लिए हमेशा खुला रहेगा, लोभ के लिए कभी नहीं। उसने मुझे गले लगा लिया। लंबे समय बाद उसका यह गले लगना मुझे सच्चा लगा। अगले महीनों में चीजें धीरे धीरे सुधरने लगीं। रितिका ने अपने खर्च कम किए, ईएमआई टालने के बजाय नए बजट बनाए और अमित को भी अपनी आदतें बदलने पर मजबूर किया। कभी देर से, कभी झुंझलाहट में, पर वे दोनों समझने लगे कि माँ की दया कोई बैंक खाता नहीं होती। और मैंने अपने लिए नई दुनिया बना ली। हर बुधवार वरिष्ठ नागरिक योग समूह में जाती थी, हर शुक्रवार पुस्तकालय में कहानी पाठ में, और महीनों बाद पहली बार मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी की। मैंने दिल्ली से ऋषिकेश तक अकेले यात्रा की, लक्ष्मण झूला के पास बैठकर गंगा आरती देखी और वहीं महसूस किया, मैं अब पूरी हूँ, खुद से पूरी। मुझे जिंदगी ने एक बहुत बड़ा सबक दिया था। जिंदगी भर दूसरों के लिए जीने से न तुम देवदूत बनोगे, न उन्हें इंसान बना पाओगे। एक दिन अपने लिए जीना सीखना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। और उसी दिन घर लौटकर मैंने आईने में खुद को देखा। एक बूढ़ी औरत नहीं, एक आजाद औरत, एक ऐसी औरत जिसने आखिरकार खुद को चुना। मैंने आईने से कहा, शांति देवी, तुमने अपनी जिंदगी जीत ली है। और शायद यही मेरी असली कहानी थी, यही मेरी जीत थी, यही मेरी मुक्ति थी।